आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के बाद 33 ट्रेनें रद्द, कई रूट्स में किया गया बदलाव। रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, बनासकांठा में किया रोड शो। अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। एमपी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। सीएम शिवराज बुधनी सीट से करेंगे नॉमिनेशन फाइल। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल भी अब जाने वाले हैं जेल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 6 नवंबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। प्रत्याशियों को 9 नवंबर तक नाम वापस लेने का मिलेगा मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं खबरों का। नागौर के जायल उपखंड में बीते के दिनों से अघोषित बिजली कटौती से किसानों ने परेशान होकर जीएसएस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगरपालिका चेयरमैन जगदीश कड़वासरा समेत किसानों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 24 घंटे वाले फीडर पर मात्र 4 घंटे बिजली दी जा रही है, जिसके चलते किसानों द्वारा वर्तमान में रबी की फसलों की बुआई भी नहीं की जा सकती। इस दौरान रामकिशोर लोमरोड, जगदीश रोज समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। खेडली के श्री अग्रसेन महाविद्यालय की छात्राओं ने मतदान करने को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। अग्रसेन महिला महाविद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, गोपेश गोयल, थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में विधानसभा चुनाव में 100% भागीदारी के लिए अपील की गई। साथ ही मतदाता स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर मतदान करने की अपील की। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल ऐप, मतदाता ऐप, सक्षम ऐप, केवाईसी समेत कई कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। रावतसर निवासी मोहनलाल सोनी और उनके परिवार की प्रेरणा से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावतसर में लगभग 12 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरण और सामग्री भेंट की गई। मोहनलाल सोनी अपनी पुत्री स्वर्गीय संतोष देवी की स्मृति में इस दान राशि से उपकरण और सामग्री बैंक द्वारा दिलवाई गई है। आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल हेड अंजनी कुमार जोशी ने बताया कि लगभग इतनी ही राशि के और भी उपकरण शीघ्र ही चिकित्सालय में दिए जाएंगे। मोहनलाल सोनी ने बताया कि यह राशि उनकी प्रेरणा से बैंक द्वारा दी गई है। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर सुभाष भिड़ासरा ने बताया कि बैंक द्वारा दी गई इस राशि से इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, क्रश कार्ड ट्रॉली, बेड साइड लाकर बेड आदि से खरीदे गए हैं। डॉक्टर सुभाष भिड़ासरा ने मोहनलाल सोनी और अंजनी कुमार जोशी का आभार व्यक्त किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत आबकारी अधिकारी के निर्देशन में हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 60 लीटर शराब जब्त कर 4000 लीटर वाश नष्ट किया गया। साथ ही अवैध हथकढ़ शराब की फैक्ट्री में विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी, जिसमें कई ड्रमों में भरी करीबन 7000 लीटर वाश को नष्ट किया गया। बता दें कि शराब निर्माण के लिए आवश्यक पानी की सप्लाई के लिए एक टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे टीम के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही आरोपी की तलाश लगातार जारी है। कृषि फीडरों में काफी समय से बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल रही। इसको लेकर परेशान किसानों ने आज खींवसर जीएसएस के आगे जमकर नारेबाजी की और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग करी।
जिसको लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। बिजली की परेशानी के चलते फसलों में बुआई प्रभावित हो रही है, साथ ही कम वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और बिजली मिलने का समय निर्धारित नहीं होने के कारण उनके कृषि उपकरण भी जल रहे हैं। ज्ञापन में किसानों ने समय रहते बिजली समस्या के समाधान की मांग की है, नहीं तो किसान आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कृषि बिजली आपूर्ति को लेकर के जो काफ़ी दिनों से लड़खड़ाई हुई है, समय पर बिजली मिल नहीं रही है, वो भी ट्रिपिंग के साथ कम वोल्टेज की वजह से मोटरें चल नहीं पा रही है। इस कारण से जो यहाँ का किसान इकट्ठा हुआ है और 2 दिन में सुधार का आश्वासन दिया ही नहीं कि हम व्यवस्था करते हैं आपका, नहीं तो किसानों ने कहा है कि हम अगर सुधार नहीं हुआ तो यहाँ आंदोलन करेंगे। बुआई का समय यहाँ 8-10 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ, जो पावर ट्रांसफार्मर जला हुआ वो 8-10 दिन से आया और वो भी अभी बिजली जो मिल रही है वो ट्रिपिंग के साथ मिल रही है। इन मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो 12-13 पिछड़ों के लोग किसान इकट्ठे हुए और इन्होंने यहाँ के सहायक अभियंता को ज्ञापन लिख करके दिया है कि अगर हमारा सुधार 5 दिन में नहीं होता है तो हम यहाँ आगे आंदोलन करेंगे। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी सेही गांव में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान घर की महिला मंदिर गई हुई थी, तब आधे घंटे में चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। जब पड़ोसियों ने एक युवक को घर की दीवार फांदते हुए देखा था तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लगभग 10:30 बजे, 11:15 बजे के बीच की बात है। घर पर कोई नहीं था। प्रदीप मेरा छोटा भाई वो चला गया दुकान पे और उसकी बहू वो जो गई थी शिवालय। अब वो शिवालय में पानी चढ़ा के आती है, ये लगभग 5-10 दिन से उसका रूटीन है। और उस 15-20 मिनट के अंतराल में ही पता नहीं कौन था, कैसा था, कहाँ से आया, वो घर में घुसा है, ताले तोड़े हैं, अलमारी तोड़ी है और जो भी वो जले जाने के लायक था वो सब लेके निकल गया। निकलते वक्त उसने और दीवार फांदी है, उस चीज़ को सामने दूर दूसरे मकान से मेरी एक भाभी ने देखा है। वो बेचारी समझ नहीं पाई क्या है, लेकिन फिर भी वो उतर के आई, तब तक अगला निकल चुका था। बीकानेर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एआईसीसी प्रवक्ता रितु सिंह ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार को राजस्थान में अपनी हार दिखाई देने लगी है, इसीलिए ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हिंदुत्व के सवाल पर भाजपा के उम्मीदवार जेठानंद व्यास को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया। इससे पहले रितु सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीकानेर में कांग्रेस जल्दी ही मीडिया सेंटर और वॉर रूम खोलने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर बीडी कल्ला और कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। डैमेज कंट्रोल क्या, जिस व्यक्ति ने टिकट मांगा था वो तो कह रहा है मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा, और उनके कितने लोग थे क्या थे वो सब आपको पता है। मेरे को ज़्यादा इसमें बोलने, मैंने तो उसको कहा मेरा छोटा भाई है, उसको मेरे को आज मान लीजिए उनको टिकट मिलता तो मैं उनका समर्थन करता या नहीं करता। मैंने पिछली बार जब मेरा टिकट कटा था तो मैंने क्या कहा था, जिसको मिलेगा उसको मैं समर्थन दूंगा। और इसमें बाकी सारे लोग जो है, कल ही जो हमारे व्यास जी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आने वाले समय में जो है बड़ा मीडिया सेंटर खोलने वाले हैं और तमाम मीडिया का जो है वॉर रूम हो गया और मीडिया से संपर्क हो गया, वो हम लगातार करते रहेंगे। और लगातार जितने भी हमारे बड़े नेता हैं वो सब आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे और बीडी कल्ला जी उसको सारे को संचालित करेंगे। तो ये आज की प्रेस का हमारा मकसद था, ये बताना कि आने वाले समय में अब हम जो है बड़े नेता हमारे आने वाले हैं और लगातार जो है वो प्रेस होती रहेगी। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय एवं राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 2 और 3 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि कॉलेज के प्रताप सभागार में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी में देश के नामचीन विषय विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न तकनीकी सत्रों में व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। संगोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के कुलपति और देश के नामचीन शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। इसमें नई शिक्षा नीति को पूर्णतया लागू करने और एक समयबद्ध रूपरेखा बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। दिनांक 2 व 3 नवंबर 2023 को डूंगर महाविद्यालय बीकानेर और उच्च शिक्षा परिषद जो है आयुक्तालय की ओर से उनके जॉइंट कोलैबोरेशन में हम एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, किस प्रकार से आम जन तक, एक आम विद्यार्थी तक, आम शिक्षक तक इसकी मूल भाव पहुँचाए, इस बारे में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलपति, संकाय सदस्य, छात्र नेता भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जो विचार सामने आएंगे उस विचार का क्या निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से हम उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये आम जन के ये विचार हैं और इसमें ये बदलाव किए जा सकते हैं। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में हिंडन गंग नहर क्रॉसिंग के पुलिस पर युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़गांव पुलिस ने मृतक की तलाशी ली, जिसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस युवक की शिनाख्त कर पाई है, जिसकी शिनाख्तगी दलहेड़ी गांव निवासी शिव कुमार उर्फ बिल्लू जुलाहा के रूप में हुई है। एसपी देहात सागर जैन भी मौके पर पहुंचे। घटना से नाराज परिजनों ने जाम लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के साथ समझाइश कर जाम को खुलवाया। घटना में एसएसपी सहारनपुर विपिन ताड़ा ने जानकारी दी कि पुलिस के हाथ कुछ सबूत मिले हैं, वहीं कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आज सुबह थाना बड़गांव पर सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक युवक का शव पड़ा है पुल पे, जिस पर कि गोली लगने का निशान है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पर युवक की शिनाख्त बड़गांव थाना क्षेत्र निवासी ही की गई है। और जानकारी हुई कि युवक अपने कुछ परिचितों के साथ कल शाम निकला था, जिसके बाद ये सूचना प्राप्त हुई है। इसमें कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिन पर पुलिस कार्य कर रही है अभी, और सर्विलेंस और सीसीटीवी की मदद से इस केस का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। फिलहाल कुछ संदिग्ध हैं जिनको पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में सड़क किनारे तंबू लगाकर दवाई बेचने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का कारण उधार के 200 रुपए नहीं लौटाना पाया गया। आरोपी ऋतिक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके पिता का मृतक अनिल उर्फ चुनवा के यहां आना जाना था और साथ रहकर मजदूरी भी करता था। उसका यह भी कहना है कि अनिल उर्फ चुनवा के पास उसके पिता के 400 रुपए थे। ऋतिक द्वारा पैसे मांगने पर अनिल ने 200 रुपए उसे दे दिए थे, लेकिन बाकी के 200 रुपए उधार के नहीं दे रहा था। बता दें कि आरोपी ऋतिक ने ईंट से उसके सर पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं इस मामले में शहर कोतवाल राजीव चौधरी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस में हसायन के भरतपुर रोड पर स्थित बांके बिहारी जच्चा केंद्र हॉस्पिटल में डेंगू का डर दिखाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों को मिल रही थी, जिसके तहत एसीएमओ डॉक्टर नरेश गोयल, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश ने बांके बिहारी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय 3 मरीज भर्ती पाए गए। मरीजों को डेंगू का भय दिखाकर इलाज किया जा रहा था, जिसकी सूचना एसीएमओ को नहीं दी गई थी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कोई भी योग्य चिकित्सक नहीं मिला। केवल एक फार्मासिस्ट और एक स्टाफ नर्स अधिकारी मौजूद थे, जिसको लेकर एसीएमओ ने संचालक को नोटिस देकर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये निरीक्षण किया गया है। यहाँ 3 मरीज भर्ती पाए गए हैं, जबकि कोई भी यहाँ योग्य चिकित्सक उपस्थित अभी नहीं है। हालांकि अस्पताल पंजीकृत है और एक मरीज ऑपरेशन का भी है, जिसके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। तो उसके संबंध में अभी कोई भी इनके यहाँ योग्य चिकित्सक नहीं है। एक केवल जीएनएम और एक डी फार्मा
उपस्थित है, जिसके बारे में इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और नोटिस दिया गया है। सभी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और स्टाफ नर्स हैं उनको हाथरस बुलाया गया है। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। दुधी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय अबोध बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मासूम स्कूल से आने के बाद नहाने गया था। 24 वर्षीय ब्रिजेश कुमार निवासी ग्राम मझोली थाना दुधी बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ पाही पर ले गया और घिनौनी घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही परिजनों ने सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नागेश सिंह ने बालक को तुरंत अपने वाहन से इलाज हेतु सीएचसी भिजवाया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। थाना दुधी के अंतर्गत एक 5 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। इस सूचना पर धारा 377 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी ब्रजेश कुमार गौड़ को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जौनपुर में एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा द्वारा अपराध की रोकथाम और आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जौनपुर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों के कब्जे से कारतूस और गांजा बरामद किया है। श्रीमान एसएसपी महोदय जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल रात्रि लक्ष्मी मोड़ सुईथा की तरफ जाने वाले रास्ते के पास थाना शाहगंज, थाना खुटन व थाना सरपतहा की संयुक्त टीम के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। उक्त मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी अमजद व सारिक को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के पास से पिस्टल, तमंचा, कुछ कारतूस, कुछ रुपए, मोबाइल इस्तेमाली व 20 किलो नशीला पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। उक्त मुठभेड़ में 3 अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। भागे हुए बदमाशों की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया है। पकड़े गए बदमाशों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र चोकाघाट के पास डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 घायलों का इलाज जारी है। हादसे के चलते चोकाघाट क्रॉसिंग के पास करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहनों को हटवाकर आवागमन बहाल कराया। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। रामनगर थाना क्षेत्र में वराइच रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली और एक डंपर में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी। 2 लोग हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां पर उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोषी चालक और वाहन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की साल 2013 के अप्रैल महीने में डाबरा गांव में गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, कुलबीर भाटी, जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट परिसर छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने इस मामले में रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। कन्विक्शन है सीपीएम के निर्देशन में मुकदमा अपराध संख्या 184/13, जिसमें जो वादी है चमन भाटी, उसके भाई चमन भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें आज कन्विक्शन आया है और रणदीप भाटी और उसके जो साथी हैं कुलबीर,
योगेश डाबरा, उमेश पंडित, उनको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन में गौतम बुद्ध कमिश्नरेट का और मॉनिटरिंग सेल की बहुत बड़ी उपलब्धि। ये हत्या कब हुई थी सर? 2013। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किया। साथ ही सीएम ने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया और आम श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। बच्चों को दुलारा और गोद में लेकर सभी को चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में 202 करोड़ की 660 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को विंध्य शक्ति सम्मान और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़ रहा है। आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार लगा कि महिला भी राजनीति के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। देश की नई संसद बनने के बाद पहले ही सत्र में देश की आधी आबादी की मांग को आगे बढ़ाया। क्या कोई सोच सकता था कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना भव्य कॉरिडोर बनेगा? कोई सोच सकता था कि यहां मेडिकल और हर घर नल जल योजना की सुविधा मिलेगी? यहां मां विंध्यवासिनी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनके पिता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य किया और एक स्वच्छ राजनीति की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कुमारी शैलजा 5 राज्यों में हो रही चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शानदार प्रदर्शन की बात कही। वहीं भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। शैलजा ने हरियाणा गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। कुमारी शैलजा ने कहा कि जजपा की असलियत सबके सामने आ गई और राजस्थान में कुछ नहीं कर पाएगी। जी, मेरे पिताजी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की थी और ये अपना गृह ज़िला है, गांव यहीं है, तो लोगों को होता है कि हम उन्हें याद करें और उनकी पुण्यतिथि पर सभी उनको याद करते हैं, उनकी सेवाओं को याद करते हैं। कि स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार में जन्म लेकर कांग्रेस पार्टी में लंबी सेवा की, जॉइंट पंजाब में और फिर केंद्र में हरियाणा के पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे। हमेशा निष्ठावान कांग्रेसी रहे, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन में सोचा तक नहीं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रखी हुई नींव को हम और मजबूत करें। महाराष्ट्र में इस साल अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हिंसक हो गई है। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोग सोमवार को बीड के माजल गांव में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार में भी आग लगा दी। दरअसल मामला तब बढ़ा जब बीते दिनों एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जारंगी के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए थे। आज उनके घर और दफ्तर पर हुए हमले की वजह इसी वीडियो को बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधायक प्रकाश सोलंके ने घटना को लेकर कहा, जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। हालांकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। 29 अक्टूबर को एक अन्य युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बीड जिले के परली तालुका के रहने वाले गंगा भीषण रामराव के रूप में हुई। राज्य में 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। मराठा आरक्षण के समर्थन में हिंगोली के शिवसेना सिंधे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी लोकसभा अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा है।
लेकिन इस्तीफे का लेटर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा यह मुद्दा काफी पुराना है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते मराठाओं को आरक्षण दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हमने कमेटी बनाई है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट भी आएगी। सीएम ने कहा कि हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए। राजस्व मंत्री को जल्द ही कुणबी प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करेगी कि मराठा समाज पिछड़ा कैसे है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। शिंदे ने कहा, मनोज जारंगे से मेरी अपील है कि हमें वो थोड़ा समय दें। सरकार को उनकी तबीयत की चिंता है, उनसे अपील है कि वो दवा पानी ले। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आंदोलनकारियों से शांति की अपील की जा रही है। नवतेज टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।